पहुंच ही रही हूँ। भैया प्लीज थोड़ा जल्दी चलिए। हेलो, आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं खैरियत से पहुंच गया हूँ। जी हाँ जी मैं आ गया, बस नीचे ही हूँ। हाँ सुनिए ना। हाँ बोलो। मैं भी चलती हूँ ना एयरपोर्ट। अरे हंस क्यों रहे हैं? मैं जानता हूँ तुम्हें एरोप्लेन देखना है, बट आई प्रॉमिस यू मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हें और ट्विंकल को सीधा प्लेन में घुमाने लेके जाऊंगा। पक्का? पक्का। अपना ख्याल रखना और मेरी बेटी का भी। तुम भी अपना ख्याल रखना। विंडो वाली सीट मिली कि नहीं? हाँ बाबा। कितना टाइम है प्लेन छूटने को? अब बस अभी प्लेन बोर्ड करने जा रहा हूँ। सुनो मेरा फोन ऑफ हो जाएगा, मैं वहां पहुंच के फोन करता हूँ। ठीक है? ठीक है, बाय बाय। ट्विंकल, वो देखो पापा का प्लेन। हाँ, बाय बाय कर दो। बाय। चलो अब जल्दी से इसे फिनिश करो। बेटा इसे पकड़ो, खाओ। हाँ हाँ। हेलो मिसेस सुनील शर्मा? जी बोल रही हूँ। देखिए आपके पति मिस्टर सुनील शर्मा ड्रग्स लेकर जा रहे थे, उन्हें कस्टम वालों ने पकड़ लिया है। क्या? नहीं सर, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। वो ऐसा काम कर ही नहीं सकते, वो शायद किसी और का होगा। कम से कम 15 साल के लिए जेल में जाएगा वो। सर देखिए, मेरी एक बेटी है, छोटी है वो भी। अगर उन्हें कुछ हो गया तो पूरा परिवार बिखर जाएगा। सर प्लीज कुछ करिए ना आप। देखते हैं कुछ खिला पिला के बात बनती है तो। आप एक काम करिए, आपके पास जितना भी कैश और ज्वेलरी है सब लेकर आइए। कह नहीं सकते कितना लगेगा, बहुत बड़े कस्टम के साहब हैं। ठीक है सर, मैं लाती हूँ। आप जल्दी से एयरपोर्ट आ जाइए। और हाँ, इस बात का किसी को पता न चले। अगर बात खुल गई तो फिर रफा दफा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और साहब भी गुस्सा हो जाएंगे। नहीं सर, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। Number you have called is currently switched off. फरीदा, तुम टिंकल को अपने पास रख लोगे थोड़ी देर के लिए? मुझे बाहर जाना है। हाँ, क्या हुआ, इतनी घबराई क्यों है? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। बेटा शैतानी मत करना। हाँ, आपकी मम्मा तुरंत आ जाएगी। ठीक है? बाय मम्मा। बाय। भैया एयरपोर्ट। एक मिनट भैया। हेलो मैडम, आपके पति ने कबूल कर लिया है कि ड्रग्स उसी का है और बाकी के ड्रग्स कहाँ रखे हैं उसका पता भी बता दिया है। देखिए अब केस बहुत बड़ा बन गया है, इसे वसई लेकर जा रहे हैं। आप वसई पुलिस स्टेशन तुरंत पहुंच जाइए। और हाँ, एक बार एफआईआर हो गया ना तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा।
आप प्लीज उनको रोक कर रखिए, मैं तुरंत पहुंच रही हूँ। मैं उन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगा। भैया रेलवे स्टेशन जल्दी चलो। हेलो मैडम कहाँ पहुंचे आप? मैं बस ही पहुंच गई हूँ, मैं बस पहुंच रही हूँ पुलिस स्टेशन थोड़ी देर में। आप ऐसा करिए, वृंदावन कोऑपरेटिव सोसाइटी में आ जाइए, आगे मार्केट के पास ही है। वृंदावन? अब ये सब बातें पुलिस स्टेशन में तो नहीं हो सकती ना। जी मैं भी पहुंचती हूँ। भैया मार्केट के पास ले चलो। बस बस भैया ये होगा। अरे वो मैडम रुकिए रुकिए, कहाँ जा रही हैं आप? वॉचमैन। जय। सर ये ले लीजिए, अब मेरे पति को। ये आप उन्हीं को दीजिए, मैं सिर्फ इतनी मदद कर सकता था आपकी, बाकी बात आपको उनसे ही करनी पड़ेगी। साहब ऊपर 302 में है। सुनिए बोलिए। साहब बड़े गुस्से वाले हैं, ध्यान में रखना। आप मना तो लेंगी ना उन्हें? कम इन। दरवाजा बंद करो। सर मैं रीमा शर्मा, मिस्टर सुनील शर्मा की बीवी। सर मेरे पति ने कुछ नहीं किया। ये क्या लगा क्या रखा है तुम लोगों ने? समाज को दिखाने के लिए फैमिली बना ली और ड्रग्स का धंधा करके दूसरों की फैमिली को बर्बाद कर रहे हो। जवान बच्चों की रगों में जहर भर रहे हो तुम लोग। नहीं सर। चल घुटनों के बल बैठ। जी। घुटनों के बल बैठ। जूते साफ करो। जी। जूते। जीप से चलो चलो चलो। आपने जो कहा मैंने किया, अब मेरे पति को छोड़ दीजिए। ये सही है, पति ड्रग्स खिलाता है और बीवी पैसे। ये देख मेरा घर है, तुझे क्या मैं पैसे खाने वाला ऑफिसर लगता हूं? अरे मुझे पैसे से खुशी नहीं मिलती है, किसी और चीज से मिलती है। अपने पति को छुड़ाना चाहती है ना, तो मुझे खुश करना। क्या कर रहे हैं सर? अरे मुझे लगा तुझे अपने पति से प्यार है। ठीक है जाने दे, सड़ने दे उसे जेल में। क्या मन बदल जाए तो आ जाना कमरे में। सर सर सर। एक घंटे में आ जाएगा तेरा पति घर पे। अच्छी बीवी है तू। अरे इधर तक लेकर आइए तो रहने दे। और ये भी सोने की है क्या? और ये मंगलसूत्र और बाली, अच्छा वो भी निकाल दे। अरे वो भी निकाल दे। सुनील, हेलो, आप कहाँ हैं? आप ठीक तो है ना? हाँ बस एकदम ठीक हूँ, थोड़ा थक गया हूँ, बस फ्लाइट में इतनी देर बैठा रहा इसलिए। फ्लाइट में?
कहाँ हैं आप अभी? मलेशिया। बस अभी जस्ट कैब में बैठा, अब होटल जाऊंगा। हेलो रीना, रीना क्या हो गया? देखिए, आपके पति मिस्टर सुनील शर्मा ड्रग्स लेकर जा रहे थे, उन्हें कस्टम वालों ने पकड़ लिया है। सर, हमें कंप्लेन लिखवानी है। क्या हुआ? सर, वो हमारा रेप हुआ है। किसने की? सर, पुलिस वाले ने और कस्टम वाले ने। सर, ये कुछ गहने और कैश है सर। सर, ये ले लीजिए, प्लीज कुछ कर दीजिए। हम मानते हैं हमसे गलती हुई है, पर प्लीज सर उन्हें छोड़ दीजिए। ये सब भी ले लीजिए। कानून को बिकाऊ समझ रखा तुम लोगों ने। ये पैसे और गहने से काम नहीं होगा मेरे सामने। तू कुछ और कर सकती है। दुपट्टा हटा, दुपट्टा हटा। अरे हटा दुपट्टा। सर, 1 साल पहले हमारी शादी हुई है और हमारे हस्बैंड असलम का अक्सर बाहर आना जाना लगा रहता है। आपके साथ जो कुछ हुआ आपने अपने पति को बताया? नहीं सर। कब हुआ ये सब? लास्ट वीक। और आप पुलिस के पास भी नहीं आई? सर, सच बताएं तो हम ये सब बताना ही नहीं चाहते थे, लेकिन फिर आपने हमसे झूठ बोला। हमारे हस्बैंड तो बीजिंग में है। जानता हूं तेरे हस्बैंड वहां है, इसलिए तो मैं आया हूं तेरे पति की कमी दूरी। देखिए, आप जाइए यहाँ से, वरना क्या? वरना मैं पुलिस को फोन करूंगी। मुझे पुलिस की धमकी दे रही है तू? लगा फोन, बुला पुलिस को। वहां थाने में कुलकर्णी साहब होंगे, सीनियर ऑफिसर है वहां के, उनको बोल कृष्णकांत देसाई आया है। लगा फोन? ला दे, मैं लगाता हूं। दे, सीधे उनके पर्सनल फोन पे लगा। कहीं ऐसा ना हो वो भी आ जाए अपना हिस्सा मांगने। ला दे, दे। देखिए, आप जाइए यहाँ से, वरना मैं चिल्लाऊंगी, पूरी सोसाइटी को इकट्ठा कर दूंगी। अब तो बुलाना सोसाइटी को, चिल्लाना, और सोसाइटी भी तेरा सारा तमाशा देखेगी। वैसे बिना कपड़ों के बहुत खूबसूरत दिखती है रे तू। देखिए, आपने जो काम नहीं किया, प्लीज हमने। तो कब? मैं क्या हर जगह मुंह मारते घूमता हूं क्या? तुझे भी छोड़ देता रहे तो क्या करूं? मेरा दिल आ गया ना तेरे पे। 2 बार आ चुका है। वो हमें ब्लैकमेल कर रहा है। उसके पास हमारी वैसी फोटोज हैं। देखिए, अगर हमारे डिपार्टमेंट के किसी आदमी ने आपके साथ ऐसी हरकत की है तो हम शर्मिंदा हैं, लेकिन आप भरोसा रखिए, हम उसे गिरफ्तार करके रहेंगे। उन दोनों के नाम बताइए आप। सर, वो कस्टम वाले का नाम SN देशमुख और पुलिस वाले का नाम है कृष्णकांत देसाई। आपको उस ऑफिसर का डेजिग्नेशन याद है? आई मीन, जैसे उसके कंधे में कितने स्टार्स थे? सर, 2 स्टार थे। नंबर है आपके पास? जी। शालिनी, यस, पुलिस वाले का नंबर। सर, नंबर बंद है। नंबर से एड्रेस का पता करो। सर, हमारे हस्बैंड कल वापस आने वाले हैं। हमें तो समझ नहीं आ रहा क्या करें अब। देखिए, जो कुछ हुआ है आप उनको बता दीजिए। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। जिसकी गलती है उसको हम छोड़ेंगे। पहली बार आपको कहाँ बुलाया था हम लोगों ने? सर, वृंदावन सोसाइटी, वसई।
सर दरवाजा तो लॉक है। साहब अभी 10 ही दिन हुए होंगे उनको यहाँ आए हुए, और हम तो इनको देखे थे, ये रोती हुई जा रही थी, तभी हमको लगा साहब कि कुछ कांड तो हुआ है। घर का मकान मालिक कहाँ है? साहब मकान मालिक तो बाहर देश में रहते हैं, संतोष भाई इस रूम को किराए पे देते हैं। संतोष भाई कौन है? एजेंट है साहब। कहाँ मिलेगा? सर अभी 10-12 दिन पहले ही उस कस्टम ऑफिसर ने 1 महीने के लिए घर भाड़े पे लिया था। पेपर्स कहाँ उसके? सर पेपर तो नहीं है, हमने उससे पेपर मांगे थे लेकिन उसने कहा कि बाद में दे दूंगा। एक्चुअली उसके तो एक पुलिस ऑफिसर भी था, तो हमने पेपर मांगने जरूरी भी नहीं समझा। कानून तुम्हारे सहूलियत के लिए नहीं बना है कि तुम जो जरूरी नहीं समझो वो काम मत करो। हट, आगे से ध्यान रखना। जी सर। पुलिस ऑफिसर और कस्टम ऑफिसर के पास कोई गाड़ी वाड़ी है क्या? बाइक है साहब। नंबर क्या है? नंबर तो ध्यान नहीं है। पटेल, ये सीसीटीवी और सोया की बिल्डिंग का सीसीटीवी दोनों फुटेज निकालो, जरा देखो ये दोनों कौन है। ओके सर। चलो बोलो 10 into 10 कितना होता है? हाँ, मेरा असाइनमेंट जल्दी खत्म हो गया तो मैं जल्दी वापस आ गया। अरे क्या हुआ रीना? 4 दिन में बाहर क्या चला गया, तुम्हारा हाल तो देखो। और मेरे बच्चा का क्या हाल है? ट्विंकल, आजा मेरा मुन्ना, तुम्हारे लिए मैं एक बहुत बड़ा सरप्राइज लाया हूं। चलो चलो चलो। देखिए, आपके पति मिस्टर सुनील शर्मा ड्रग्स लेकर जा रहे थे, उन्हें कस्टम वालों ने पकड़ लिया है। सर इन जैसे पुलिस ऑफिसर की वजह से पुलिस की छवि पब्लिक के नजर में खराब हो रही है। हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, लोगों की सुरक्षा के लिए रात दिन खड़े रहते हैं, और ऐसे ऑफिसर्स की वजह से लोग पुलिस से डरते हैं, हमारे पास आने से कतराते हैं। इन दोनों ऑफिसर्स को किसी भी हाल में पकड़ना ही होगा। सर उस पुलिस ऑफिसर का नंबर कृष्णकांत देसाई के नाम पर नहीं, किसी गौतम गुलाटी के नाम पर रजिस्टर्ड है। हो सकता है ये उसका जानने वाला हो, पता करो जरा। उस गौतम गुलाटी के जरिए हम उस पुलिस ऑफिसर तक पहुंच सकते हैं, और उस पुलिस ऑफिसर के जरिए कस्टम ऑफिसर तक। गौतम गुलाटी। जी नहीं, गौतम गुलाटी कहिए, क्या बात है? ये नंबर आपका है? जी नहीं, ये नंबर मेरा नहीं है। फिर ये नंबर आपके एड्रेस पर कैसे आया? पता नहीं मैडम, आप तो जानती हैं कि आजकल हर जगह एड्रेस प्रूफ मांगते हैं। डॉक्यूमेंट्स तो किसी के पास भी हो सकते हैं, कह नहीं सकता। पॉज करो, पॉज करो, थोड़ा जूम करो। चेहरा कहीं भी साफ नजर नहीं आ रहा। इसने थ्रू आउट सनग्लासेस और कैप पहने हुए हैं। ये कैमरे का प्लेसमेंट भी ऐसी जगह है जहां से बाइक का नंबर नजर नहीं आ रहा। सर कृष्णकांत ने गौतम गुलाटी के नाम पर वो नंबर लिया, लेकिन गौतम गुलाटी इसके बारे में कुछ नहीं जानता। लेकिन सर कृष्णकांत जैसे ऑफिसर ने गौतम गुलाटी के नाम पर यह नंबर क्यों लिया होगा? ताकि वो अपनी काली करतूतों को अंजाम दे सके। पता करो ये सिम कौन सी दुकान से खरीदा गया। ओके सर। क्या हुआ? रीना, हाँ अब यहाँ पे ये ड्रॉ पे मैंने 20,000 रुपए रखे थे, तुमने कहीं और रख दिए क्या? नहीं, पापा की तबीयत खराब थी ना तो उसमें दे दिए। क्या? भाई ने कहा वो लौटा देंगे, आप चिंता मत करिए। रीना, पापा की तबीयत खराब है और तुमने मुझे बताया तक नहीं? मैं अभी कॉल करता हूँ उनको। अरे नहीं नहीं, अभी सो गए होंगे ना, और वैसे भी अब वो बिल्कुल ठीक है। आप भी सो जाइए आराम से। ठीक है बाबा, नहीं करता हूँ उनको डिस्टर्ब, ठीक है? जोया, तुमने मुझे पहले सब कुछ क्यों नहीं बताया? हम बहुत डर गए थे। जब तुमने कुछ गलत किया ही नहीं तो किसी से डरने की क्या जरूरत थी? तुम चलो मेरे साथ, हम पुलिस को सब बता देंगे। अरे
हमने ऑलरेडी कंप्लेन कर दी है। उसके पास हमारी वैसी फोटोज है। जोया मेरी बात सुनो, मैं होगा तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा। हाँ हाँ, अपना ख्याल रखना हो। मुलं गेली आहेत शाळेला। और हाँ, लंदन पहुंचते कॉल करना, ठीक है? हेलो, आपण ज्या ग्राहकाला कॉल करीत आहात ते सध्या उपलब्ध नाही। साहेब माझ्या नवऱ्याने नाही केलं, मी खरं सांगते, वो ऐसा नहीं कर सकते सर। जब तक नई जगह नहीं मिलती इस टेरेस से ही काम चलाना पड़ेगा। लेकिन ये टेरेस का भी ना अपना एक मजा है। जा। सर प्लीज, सर मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि जोया बहुत तकलीफ में है और मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि कस्टम वाले और पुलिस वाले इतनी घटिया हरकत कर सकते हैं। देखिए, मैं मानता हूं कि बात बहुत शर्मिंदगी की है। अच्छे बुरे लोग तो हर जगह होते हैं। आप भरोसा रखिए, ये जो कोई भी है उसे जल्द से जल्द हम लोग पकड़ लेंगे। सर, मैंने सिम कार्ड कंपनी से पता किया, वो सिम कार्ड मीरा रोड के किसी मोबाइल शॉप से खरीदा गया है। अरे सुनो। हाँ सर, इस नंबर का सिम तुम्हारे दुकान से बेचा गया था? एक मिनट। हाँ सर। जब बेचा तब पेपर्स लिए थे आपने? हाँ सर, पेपर तो लिए थे मगर उसके खुद के नहीं थे। इस पेपर पर तुमने ये सिम बेचा था ना? हाँ सर। गौतम गुलाटी के नाम पर तुमने ये सिम दूसरे को क्यों बेचा? मैंने उन्हें पेपर के लिए बोला था मगर उसने बोला कि मैंने लाया नहीं, तो फिलहाल इससे काम चला गया। तुम्हें पता ना कि ये गैर कानूनी है? साहब पता तो है मगर पुलिस वाले थे ना, मना कैसे कर सकता हूँ? क्यों? पुलिस वालों के लिए कुछ अलग कानून बनता है क्या? माफ कीजिए साहब। जल्दी आ गया। आप बैठी, मैं पानी लेके आती हूँ। तुम्हारे भाई से बात हुई मेरी, उसने तो कहा कि तुम्हारे पापा को कुछ नहीं हुआ है और ना ही उसने तुमसे कोई पैसे लिए हैं। झूठ क्यों बोला तुमने मुझसे? मेरी एक सहेली को चाहिए थे, उसे दिए मैंने। कहाँ है तुम्हारे कंगन? और आजकल तुम मंगलसूत्र भी नहीं पहनती हो। ये भी सोने की है क्या? और ये मंगलसूत्र और बाली वो भी निकाल दे। कहाँ सारे गहने? अंदर। कहाँ सारे गहने? जवाब दो। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। उस पुलिस ऑफिसर ने सिम कार्ड किसी दूसरे के नाम से खरीदा। हाँ सर, और सीसीटीवी फुटेज में भी कुछ क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। पर ये लोग जो कोई भी थे, ये असलम के ट्रैवल प्लान से वाकिफ थे और शायद इनकी एयरपोर्ट ड्यूटी होगी। मैं नहीं चाहता था कि इस मामले का ज्यादा लोगों को पता चले, मीडिया में न्यूज वगैरह है, लेकिन अब कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा। एयरपोर्ट अथॉरिटी से हमें बात करनी होगी, पता करो वो ऑफिसर कौन है। ओके सर। माँ तुम यहाँ पे आ जाओ ना प्लीज। क्या हुआ मम्मा, आप लोग क्यों
पता चला है कि उस दिन एयरपोर्ट पर किसी कृष्णकांत देसाई नाम के पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी तो नहीं थी। हाँ, लेकिन एसएन देशमुख नाम के कस्टम ऑफिसर की ड्यूटी थी। चलो, कस्टम ऑफिसर मिल गया है तो उसका साथी भी मिल ही जाएगा। बुलाओ उसको, और जोया और असलम को भी बुलाओ। सर, एसएन देशमुख। यही हूँ? नहीं सर, ये वो नहीं है। अरे श्योर ये नहीं है? सर, इन्होंने कहा था कि उसने कैप और गॉगल पहने थे, शायद इसलिए ये इन्हें पहचान नहीं रही है। देशमुख साहब, कैन यू प्लीज? अब कोशिश करो। नहीं सर, ये नहीं है। देशमुख साहब, सॉरी फॉर द ट्रबल आणि सहकार्य केल्याबद्दल धन्यवाद। इट्स ओके, आप तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। नो प्रॉब्लम। जोया जी, ऐसे पता कर पाना तो बहुत मुश्किल है। अगर हम मान लें कि एयरपोर्ट ड्यूटी पर कोई कस्टम ऑफिसर था जिसे असलम के ट्रैवल प्लान के बारे में पता था, तो तब भी हम सबको तो यहाँ ला करके खड़ा नहीं कर सकते। इट्स नॉट पॉसिबल। आपको उन दोनों की स्केच बनवाने होंगे। सर, हम श्योर तो नहीं है, पर हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। अरे मुंह में दही जमा के बैठी हो क्या? बताती क्यों नहीं? कहाँ गए पैसे और गहने? किस यार पे लुटा के आई है तू? किसी यार ने लालच दिया होगा कि साथ में ले जाएगा, और इसीलिए तेरे जाने के बाद सारे पैसे और गहने लेकर निकल गई घर से। अब लेकर भाग गया होगा वो सब पैसे और गहने, तो आ गई टका सब लेके। अभी इसके बाप को फोन लगाती हूँ। बन गया स्केच? हाँ सर, सर को स्केच दिखा। ऐसे दिखते थे दोनों? सर, हम एकदम श्योर नहीं है, पर ऐसे ही कुछ थे। सर, एक्चुअली बात यह है कि ये कुछ ठीक तरह से बता नहीं पा रही है। उन दोनों का चेहरा हमारी जहन में है, पर हम बता नहीं पा रहे हैं सर। सॉरी। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग जाइए, देखते हैं हम लोग को। पाटिल, सोसाइटी के गार्ड को बुला लो। साहब, एकदम से तो नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा ऐसे ही दिखते थे। नाक थोड़ी सी लंबी थी, लेकिन साहब पक्का नहीं कह सकता मैं। इतनी बार देखा है फिर भी पक्का नहीं बता सकते? साहब, पुलिस वाले की आंखों में आंखें डालकर किसकी हिम्मत हो सकती है देखने की? किसी बात को लेकर हमारे पीछे पड़ जाते तो। वैसे साहब, मैंने जितनी बार इन्हें देखा है ना, ऐसे ही टोपी और चश्मे में देखा है। पाटिल, ऐसे पता कर पाना मुश्किल होगा। अब तो जितने भी पुलिस ऑफिसर और कस्टम ऑफिसर्स हैं, सबकी फोटो से मिलाना होगा। रैंक के अकॉर्डिंग मिला के देखो। सर, इतने सारे पुलिस ऑफिसर है, इतने सारे कस्टम ऑफिसर है, कैसे पता चलेगा? पाटिल, पता तो करना होगा। हो सकता है कि ऑफिसर्स फेक नाम यूज कर रहे हैं। उस फ्लैट से फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट करो और दोनों डिपार्टमेंट के लोगों से चेक करके देखो। ओके सर। देख लेना, मैं जानता हूं कि तू गलत नहीं कर सकती। बताना बात क्या है? क्या किया तूने उन पैसों का? देख लिया आपने, कुछ बोलने को तैयार ही नहीं है ये। आप तो एक मेहरबानी करिए हम पर, इसे यहां से ले जाइए। अब ये यहां नहीं रह सकती। शादी के बाद मैंने अपनी बेटी को अपने घर से विदा कर दिया था। अब आप देख लीजिए, अगर आपको इसको घर से निकालना है निकाल दीजिए, लेकिन मैं इसे अपने घर नहीं ले जाऊंगा। अपने घर ले जाकर के मुझे अपने मुंह पे कालिक नहीं पुतवानी है। मैं ये समझ लूंगा कि मेरी बेटी मर गई। चलो राकेश। तू कहाँ चली? हाँ, कोई जरूरत नहीं जाने की। चल चल अंदर।
सर वो स्केचेस हमने सारे ऑफिसर्स के साथ मिला के देखे, लेकिन कुछ क्लियर नहीं है। पता नहीं कि ये ऑफिसर कौन है जिन्होंने ये फिंगरप्रिंट्स का कुछ पता चला? सर अभी बहुत स्कैनिंग बाकी है, थोड़ा टाइम लगेगा। कुछ दिनों से बहुत परेशान थी सर, तो आज सुबह बिल्डिंग से कूद गई। परेशान थी? क्यों? सर इसका किसी के साथ कुछ चल रहा था और घर से गहने पैसे सब गायब है सर। हम तो पूछ पूछ के थक गए साहब कि कौन है, क्या किया पैसे का, लेकिन कुछ नहीं बताया इसने। ये मेरे बेटे को धोखा दे रही थी, जब पोल खुल गई तो कूद गई, करती क्या? चल बॉडी लैब पोस्टमार्टम में बैठो। ओके सर। ऊपर सीसीडी है? जी हाँ साहब है। सर ये एक सुसाइड केस है, रीना शर्मा नाम है इसका। इसके पति सुनील शर्मा और इसकी सास का कहना है कि इसका बाहर अफेयर था। उस आदमी को यह घर से पैसे वगैरह चुरा कर देती थी और जिस दिन पकड़ी गई उस दिन इसने सुसाइड किया। सर ये देखिए, ये उस टेरेस का सीसीटीवी फुटेज है, इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि रीना ने सुसाइड किया। ठीक है सर फ्लैट में हमें जो फिंगरप्रिंट्स मिले उससे मैंने सारे पुलिस ऑफिसर और कस्टम ऑफिसर के फिंगरप्रिंट्स मैच करवाए, लेकिन किसी से भी इनके फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं हो रहे। सिम कार्ड नकली, नाम नकली, न किसी से फिंगरप्रिंट्स मैच हो रहे हैं न चेहरे। पाटिल ये मामला इंपर्सोनेशन का हो सकता है। हो सकता है सर। सर अगर ये लोग नकली है तो आखिर हमें पता कैसे चलेगा कि ये लोग है कौन? और ये लोग तो खुलेआम वर्दी पहन के घूम रहे हैं। पाटिल जरा पता करो, ये फिल्म और सीरियल वालों को ये यूनिफॉर्म्स भाड़े पर कहां से मिलते हैं? हो सकता है वहां से कोई लीड मिले। ओके सर। हेलो, बिल्कुल ऐसा तो नहीं, लेकिन ऐसे दिखने वाला एक आदमी यहाँ पे आता है और हमेशा पुलिस वाले का और कस्टम वाले का एड्रेस भाड़े पे लेके जाता है। कौन है वो? नाम क्या है उसका? एड्रेस है? एक मिनट। हाँ, गगन नाम है उसका, लेकिन एड्रेस तो पता नहीं, लेकिन मोबाइल नंबर है। The customer you are calling is unavailable. सर आपका अंदाजा बिल्कुल सही निकला, वो एक नकली पुलिस वाला ही है। गगन नाम है उसका। फेम ड्रेस वाले से हमेशा पुलिस ऑफिसर और कस्टम ऑफिसर का यूनिफॉर्म भाड़े से लेता है। सर उसका नंबर भी मिला है हमें, फिलहाल तो स्विच ऑफ है, लेकिन उसके नंबर से हमने उसका एड्रेस निकलवाया है। उसका नंबर सर्विस पे डालो, पता करो जैसे ही ऑन होता है। चलो उसके घर चलते हैं। इतनी तहकीकात के बाद अब पुलिस को शक हो चला था कि ये दोनों अफसर नकली हैं और पुलिस ने दोनों को ढूंढने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तोड़ दो। सर ये देखिए, एक लिस्ट मिली है जिसमें कुछ नाम लिखे हैं और नाम के आगे डेट्स लिखी हुई है। ये देखो, असलम 2 अगस्त को असलम बीजिंग जाने वाला था। ये सारी बैक डेट्स है। हो ना हो इन तारीखों पे ये लोग कहीं बाहर ट्रैवल करने वाले थे और ये गगन और उसका पार्टनर मिलके उनको या उनके परिवार वालों को किसी मुश्किल में डालने की प्लानिंग में। सर लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है कि गगन के पास ये इंफॉर्मेशन आई कहां से? मुझे बस इतना पता है कि टेम्पल रोड पे जो मार्केट है वहाँ पे एक शरद रियल एस्टेट एजेंसी है, वही काम करता है। देखा है मैंने उसे 1-2 बार वहाँ पे। हेलो अमन, कैसे हो तुम? कहाँ हो? इन लोगों ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं ना? हेलो हेलो, गगन यही काम करता है?
पियून है वो यहाँ, लेकिन अभी नहीं है। बात क्या है सर? इन लोगों को जानते हो? नहीं सर, इनमें से हम किसी को नहीं जानते। गगन के गांव का एड्रेस 2 साल से काम कर रहा है, डॉक्यूमेंट कहाँ ढूंढेंगे सर? कल को अगर वो तुम्हें चाकू मारकर निकल गया ना तो हम लोग भी यही कहेंगे कि कहाँ ढूंढेंगे उसे। पाटिल, डॉक्यूमेंट ढूंढो और जैसे वो मिले पुलिस को फोन करो। जी सर। पाटिल, गगन के नंबर से पता करो किस किस के टच में था। ओके सर। गगन को कैसे मालूम कि जोया कौन है और उसका हस्बैंड देश से बाहर जाने वाला है? और जो लिस्ट में बाकी के नाम थे उनका असलम से क्या कनेक्शन? सर, मेरे साथ रेप करने की कोशिश की एक कस्टम ऑफिसर और एक पुलिस ऑफिसर ने। आपके पति कहीं बाहर गए क्या? जी, अबू धाबी। आपको एयरपोर्ट से फोन आया होगा कि आपके पति एयरपोर्ट पे ड्रग्स के साथ पकड़े गए हैं। आपके पति को ड्रग्स के साथ पकड़ा है। आप पैसे लेके जाएं और मामले को रफा दफा करें। आपके पास जितना भी कैश और ज्वेलरी है सब लेकर आइए। फिर आपको एयरपोर्ट बुलाया होगा, फिर एयरपोर्ट से कहीं और उस जगह पर आपके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की गई। सर, आपको ये सब कैसे पता? क्योंकि आप अकेली नहीं हैं। इस तरह के केसेस की हम पहले भी छानबीन कर रहे हैं। आप इन दोनों को पहचानती हैं? सर, पूरी तरीके से नहीं कह सकती, लेकिन स्केच मिलते तो हैं। सर, मेरे पति ऐसा कुछ नहीं कर सकते सर, और इन दोनों के हाव भाव से मुझे लगा ही था कि कुछ गड़बड़ है। आप पैसे लीजिए और मामले को यही रफा दफा कर दीजिए। मामले को तो अब तू ही रफा दफा कर सकती है। सर, पति चाहिए ना? सर क्या कर रहे हैं? सर, क्यों कुछ लोग वहाँ पे आ गए और मैं भाग गई। आप काफी बहादुर हैं, ये वहां से बच के निकल के आ गई। ये दोनों ऑफिसर्स नकली हैं और भोली वाली औरतों को फंसाने का काम कर रहे हैं। एक लिस्ट में आपको देता हूं, जरा बताइए इनमें से किसी को आप पहचानती हैं क्या? सर, ये अमन शाह, मेरे पति। सर, एक्चुअली इनका जाने का प्लान भी अचानक से बन गया था, इसलिए वो स्वस्तिक ट्रैवल एजेंसी है ना, वहां से मैंने टिकट निकलवाई थी। स्वस्तिक? जोया जी, आपके पति की टिकट कौन सी एजेंसी से करवाई थी? स्वस्तिक ट्रैवल एजेंसी। आपने गगन बोला तो देखकर लगता है कि थोड़ा थोड़ा गगन जैसा लग रहा है। मेरे पियून का दोस्त है। मैं आपको एक लिस्ट देता हूँ, जरा पढ़ के बताइए आप किसी को जानते हैं क्या? हाँ, इन सबकी टिकट तो मैंने ही बनाई है। पियून का? जी सर, मैं गगन को जानता हूँ, वो मेरे गांव का ही है, अक्सर यहाँ आता है। यहाँ आके गगन तुम्हारे पेपर से छेड़छाड़ कर रहा था, तुम क्या बैठ के देख रहे थे? साहब, मेरे सामने तो उसने कभी कुछ नहीं किया। हाँ, अगर मुझे आसपास कहीं जाना होता है और सर ऑफिस पे नहीं होते तो उसके भरोसे पे छोड़ के चला जाता हूँ साहब। लिस्ट में जितने लोगों के नाम है मुझे सबके एड्रेसेस चाहिए। गगन के गांव का एड्रेस लिखो। चलो। जी साहब। मिसेस मात्रे, कभी किसी पुलिस ऑफिसर ने या कस्टम ऑफिसर ने आपके साथ कोई गलत हरकत की? देखिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज आप यहाँ से जाइए और फिर वापस मत आना। मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ। सॉरी। सर, ये तो बोल रही है कि इसके साथ कुछ नहीं हुआ है। हुआ तो है, लेकिन बता नहीं रही। रहने तो कोई फायदा नहीं, हमारे जाने से तो ये बोलेगी नहीं। अगर बोलना होता तो कब की कंप्लेंट लिखवाने आ गई होती। प्रीति और जोया का बयान उन दरिंदों को जेल पहुंचाने के लिए काफी है। सर, अब मुझे और एक बात खटक रही है। ये देखिए, इस एड्रेस लिस्ट में एस रस्तोगी का भी नाम है। ये वही एड्रेस है जहां पर वो रीना शर्मा ने सुसाइड किया था। देखिए, आप समझते क्यों नहीं है, हमें नहीं चाहिए रीना की लाश। आप एक काम कीजिए, आप उसके बाप को फोन कीजिए और उसको बोलिए कि उसकी लाश का क्रियाक्रम कर दे, और अगर उसका बाप मना कर दे तो उसकी लाश को लावारिस समझ के जला दीजिए। हम रीना के बारे में बात करना चाहते हैं। जो इंसान है ही नहीं उसके बारे में बात करके क्या फायदा? उसने वो सारे पैसे उसके यार पे उड़ाए थे। वो कौन है वो हमें बता दीजिए, हमारे लिए इतना ही काफी है। उसने वो पैसे अपने किसी यार वार पे नहीं, आपको बचाने के लिए खर्च किए थे। क्या? जिस दिन आप मलेशिया गए। देखिए, आपके पति मिस्टर सुनील शर्मा ड्रग्स लेकर जा रहे थे, उन्हें कस्टम वालों ने पकड़ लिया है। उस दिन रीना ने जो कुछ भी किया वो आपकी और आपके खानदान की इज्जत बचाने के लिए किया, लेकिन वो बेचारी खुद को नहीं बचा सकी।
जी गगन का साहब गगन तो नहीं है। बट अरे साहब पर हुआ क्या? अरे जल्दी बता, बहुत गुस्से वाला ऑफिसर है ये, बहुत मारेगा। अरे क्या बताऊं साहब, मेरे को कुछ नहीं मालूम है। ऐसे नहीं समझेगा ये, देख ले पाटे। साहब उसका नाम विमल शिंदे है, पोस्ट ऑफिस में काम करता है। वहाँ वो कस्टम का सामान आता है ना सर, उसी से उसको आइडिया है। मुझे बोला तो मैंने भी पैसे और औरत के लालच में हाँ बोल दिया था सर। कहाँ मिलेगा ये? नासिक में। औरतों के नंबर कहां से मिलते थे? वो ट्रैवल एजेंसी से साहब। ज्यादातर लोग अल्टरनेट नंबर देते हैं ना, तो सब उनके पत्नी के होते थे। जो औरत समझ में आती थी उस पर हम दोनों नजर रखते थे। और तुमने क्यों किया? और क्या करता साहब, एक दिन काम से जल्दी घर पर आया, देखा तो मेरी बीवी किसी और मर्द के साथ बिस्तर पे खून खोल गया साहब। बीवी को बहुत मारा, लेकिन वो मुझे नामर्द बोल के उसके यार के साथ भाग गई। मेरी बीवी किसी और मर्द के साथ सोई ना, तो मैं भी किसी और की बीवी के साथ सोया। सब चलता है आजकल, इसकी बीवी उसके साथ, उसकी बीवी उसके साथ। तो मैंने भी अपने शरीर की भूख मिटाने के लिए उन मासूम औरतों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया। उनकी शादीशुदा जिंदगी में क्या असर हुआ जानते हो? बहुत मर्दानगी दिखाने का शौक है ना, इनकी सारी मर्दानगी यही निकालो। विमल और गगन को बलात्कार, जालसाजी और नकली अफसर बनने के आरोप में सजा हुई। मुसीबत पड़ने पर होशो हवास खो देना आम है, और इसी का फायदा गगन और विमल जैसे अपराधी उठाते हैं। और अगर आपके साथ या आपके हाथ से कुछ गलत हुआ भी है तो सीधा पुलिस के पास जाएं। ये याद रखना जरूरी है कि पुलिस और न्याय व्यवस्था हमारी सहूलियत और रक्षा के लिए बने हैं। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। इसको देखकर ऐसा नहीं लग रहा जैसे चंदन के पेट पर सांप लटक रहा हो। फॉक्सो कट कर दो अंकल। फॉक्सो क्या? कौन सा कट? फॉक्सो कट। देखो बेटा, तुम्हारी मम्मी बोल के गई है कि एकदम छोटा छोटा बाल करना है। अरे अंकल, फॉक्सो कट में एकदम बारीक बाल होता है, लेकिन स्टाइल में होता है। स्टाइल वाला कट करना है ना, तो पहले अपनी मम्मी से बुलवाओ। अरे अंकल कर दो ना, कुछ नहीं होगा। इस बार तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, हम अपने हिसाब से काटेंगे, बिल्कुल छोटे छोटे। इसको देखकर ऐसा नहीं लग रहा जैसे चंदन के पेट पर सांप लटक रहा हो। आपका स्टेटस देखा हमने, एकदम आलिया भट्ट एक्ट्रेस दिख रही थी। तारीफ के लिए शुक्रिया, लेकिन तुम तो बोल रहे थे अपने नए हेयर स्टाइल के साथ तुम भी स्टेटस चेंज करने वाले हो। तो हमने सोचा हेयर स्टाइल नहीं चेंज करेंगे, लेकिन स्टेटस जरूर चेंज करेंगे।
ये देख, चंदन के पेड़ से सांप फिसल कर गिर गया। आरती की चोटी गायब। ये तो मिरेकल हो गया। लेकिन ये मिरेकल हुआ कैसे? और वैसे है कहाँ आरती? आज कॉलेज नहीं आई? इस बिल्डिंग का काम काफी दिनों से बंद है सर। हम यहाँ समय समय पर राउंड लगाते रहते हैं और हर चीज को चेक करते हैं। लड़की जिंदा, एम्बुलेंस बुलाओ। लेकिन खून काफी बहा हुआ है, शायद किसी और चीज का भी इस्तेमाल हुआ है। आसपास का पूरा एरिया स्कैन करो, शायद कोई और वेपन मिले। और लोगों से पूछताछ करो, कोई इसे जानता है क्या? ओके सर। हम आपसे कुछ भी नहीं छुपा रहे हैं सर। सच में इस लड़की को यहाँ पर कोई नहीं जानता और ना ही हमने इस लड़की को यहाँ पर लाते हुए किसी को देखा है सर। ठीक है त्यागी, इन सब का नाम, एड्रेस, फोन नंबर नोट करो। सर उस पत्थर के अलावा यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो सस्पिशियस हो, और उस लड़की के पास भी ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे उसकी आइडेंटिफिकेशन हो सके। यहाँ पूरी बिल्डिंग में सीसीटीवी कहीं नहीं है। सर ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर गार्ड के अलावा आसपास में सिर्फ लेबर क्लास के ही लोग रहते हैं। मैंने कई लोगों से पूछताछ की लेकिन उनमें से कोई भी इस लड़की के बारे में नहीं जानता। लेकिन ये लड़की देखने में लेबर क्लास की नहीं लग रही है। सर हो सकता है ये लड़की इस एरिया की हो ही ना, और ये एरिया काफी सुनसान भी है सर। अंधेरा होने के बाद ज्यादा लोग आते जाते भी नहीं है यहाँ पर। हो सकता है इसी बात का फायदा उठाकर कोई पर्पसली से यहाँ लेके आया हो। इस लड़की के कपड़े काफी फटे हुए थे, मुझे लगता है इसके साथ रेप किया गया होगा और फिर इसे जान से मारने की कोशिश की गई होगी। किलर को लगा होगा कि लड़की मर चुकी है, लेकिन लड़की जिंदा थी। एंड नाउ आई रियली होप कि डॉक्टर्स इसकी जान बचाने में कामयाब हो जाएं। आरती अब भी जिंदगी और मौत से लड़ रही थी, पर पुलिस उसके नाम और पहचान से अनजान थी और काफी कोशिशों के बावजूद पुलिस आरती से जुड़ी कोई जानकारी नहीं जुटा पाई थी। वहीं उसका इलाज कर रहे डॉक्टर्स ने उसे बचा तो लिया था, लेकिन उसे इतनी बेरहमी से मारने की कोशिश की गई थी कि आरती कोमा में जा चुकी थी। लड़के की बॉडी में मल्टीपल वाउंड्स है और सर तो बहुत बुरी तरह से कुचला गया है। कोई भी उसको देखता तो वो मरा हुआ मान लेता, लेकिन आई मस्ट से कि नॉट ओनली गॉड सेव्ड हर बल्कि आप लोगों के एफर्ट्स ने भी उसको बचाया कि वो जिंदगी अभी तक लड़ रही है। बट आई विल अप्रिशिएट यू एज वेल डॉक्टर। मुझे ये बताइए कि बाकी चोटों के अलावा रेप का कोई साइन है? नहीं, रेप का कोई साइन नहीं है, लेकिन सेक्सुअली एक्टिव थी वो और उसकी उम्र कोई 18 से 20 साल। तो ये लड़की कोमा से बाहर कब तक आ पाएगी? ऐसे केसेस में कहना मुश्किल होता है। लेकिन हम अभी तक उसकी पहचान भी नहीं करवा पाए हैं, तो हम उसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा लें? नो, उसकी कंडीशन बड़ी क्रिटिकल है, इट विल बी वेरी रिस्कियर। लेकिन सर इस कंडीशन में हॉस्पिटल का खर्चा? देखिए उसके लिए हमें कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, बट अबव ऑल लाइफ इज इंपॉर्टेंट। थैंक यू डॉक्टर, थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन। हमें नहीं लगा था कि हमारी दोस्ती इस तरह की हो जाएगी, लेकिन स्वीटी जरा बाहर आना। एक मिनट। आई माँ। अच्छा मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ओके? जिनू बेटा। आया पापा। सर हमने उस कंस्ट्रक्शन साइट के आसपास के एरियाज में भी पूछताछ की, लेकिन वहां पर भी उस लड़की के बारे में कोई कुछ नहीं जानता। लेकिन सर हमने उस लड़की का फोटो दिल्ली के सभी पुलिस स्टेशंस में सर्कुलेट करवा दिया है। अगर उस लड़की की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई होगी तो उसकी पहचान पता चल सकती है। लेकिन पता हमें उस आदमी का भी लगाना है जिसने उस लड़की को उस हालत में पहुंचाया। डॉक्टर्स का कहना है कि उसके साथ रेप नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है कि उसके साथ रेप करने की कोशिश की गई और जब उसने रेजिस्ट किया तो उसका मर्डर करने की कोशिश की गई। उस एरिया के सभी हिस्ट्री शीटर्स और उठाई गिरों को राउंड अप करो
और उस लड़की की करंट फोटो सोशल मीडिया और अखबारों में सर्कुलेट करवाओ। ओके सर। आरती की पहचान पता करने के लिए पुलिस हर संभव प्रयास कर रही थी, पर सोशल मीडिया और न्यूज की मदद लेने के बावजूद उसका कोई करीबी सामने नहीं आया था। दिल्ली के किसी भी पुलिस स्टेशन में उसकी मिसिंग कंप्लेंट नहीं फाइल हुई थी और दूसरे स्टेट्स की पुलिस से भी कोई क्लू नहीं मिल पाया था। एक तरफ पुलिस आरती की कोमा से बाहर आने का इंतजार कर रही थी, वहीं उसके गुनहगार का पता लगाने के लिए एरिया के हिस्ट्री शीटर्स और उठाईगिरों को राउंड अप किया जा रहा था। लेकिन आरती किसके अपराध का शिकार हुई होगी, ये अभी भी रहस्य बना हुआ था। 30 दिन गुजर चुके थे, पर उसकी पहचान का कोई स्रोत नजर नहीं आ रहा था और ये केस एक ब्लाइंड केस नजर आ रहा था। ये केस चाहे जितना भी ब्लाइंड हो, लेकिन उस लड़की के होश में आने की उम्मीद अभी भी कायम है। उस लड़की का बयान अब भी इस ब्लाइंड केस को रोशनी दे सकता है। जी डॉक्टर यादव, गुड न्यूज है सर। सर लड़की ने सेंसेस गेन करना शुरू कर दिया है, उसकी आई बॉल में मूवमेंट है और उसे आई कांटेक्ट मेंटेन करना शुरू कर दिया सर। हालांकि उसकी आंखों से अक्सर आंसू ही निकलते रहते हैं, लेकिन उसको पूरी तरह से सेंसेस में आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। लेकिन उसे बोलने में कितना वक्त लगेगा, क्योंकि हमारी इन्वेस्टिगेशन उसके बयान पे डिपेंडेंट है। सर कह नहीं सकता, हमें उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर। आरती की खामोशी में दर्द का अंबार था और अपनी पीड़ा को वो शब्द भी नहीं दे पाती थी। लेकिन डॉक्टर्स की एक लंबी कोशिश के बाद पुलिस अब उसका बयान लेने की कोशिश कर रही थी। पर क्या उसका कहा, उसकी पहचान और उसके अपराधी तक पहुंचने में उसका बयान मदद कर पाएगा? बताइए, क्या नाम है आपका? ये सिर्फ अपना नाम नहीं सब कुछ बताएंगे, लेकिन मुझे लगता है ये शायद किसी को मिस कर रही है। हो सकता है आप जिसे मिस कर रही हैं वो भी आपको मिस कर रहा हो। आप पापा मम्मी को याद कर रही हैं? बताइए। छोटू। कौन है छोटू? आपका भाई है? बेटवा है। छोटू आपका बेटा है? क्या उम्र होगी छोटू की? मेरे से इनको ठीक से याद नहीं है, हमें थोड़ी मदद करनी चाहिए। ठीक है, एक काम करते हैं, हम सब गेस करते हैं, आप बताना हमें से कौन सही है। डॉक्टर यादव, मुझे लगता है छोटू 1 साल का होगा, आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल से 1.5 साल का भी हो सकता है। नहीं सर, छोटू 2 साल का भी हो सकता है या फिर 2.5 साल का। 10 साल। 10 साल? और छोटू आपका बेटा है? छोटू के पापा कहाँ रहते हैं, आपके पति? छोटू के पापा का क्या नाम है? अब आप लोग प्लीज बाहर जाइए, प्लीज। सर, इस लड़की की उम्र 18 या 20 साल से ज्यादा नहीं होगी और ये बोल रही है कि इसका एक 10 साल का बेटा है। हाउ इज इट पॉसिबल? हो सकता है उसके बेटे की उम्र 10 साल। नॉट पॉसिबल। 10 साल का बच्चा नहीं, उसका कोई बच्चा हो ही नहीं सकता है। हमने मेडिकल एग्जामिनेशन किया उसका, बच्चा डिलीवर करने की बात बहुत दूर है, उसने आज तक कभी कंसीव ही नहीं की। तो फिर ये छोटू होगा कौन जिसे ये अपना 10 साल का बेटा बोल रही है? वो ट्रॉमा में है, वो वही बोल रही है जो उसके सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है। उसे अपना बोला सच लग रहा होगा, लेकिन फैक्ट यही है कि वो किसी भी बच्चे की मां नहीं है मेडिकली। लेकिन डॉक्टर, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो जिस बच्चे की बात कर रही है ये उसकी सौतेली मां हो सकता है इसकी शादी किसी ऐसे आदमी से हुई हो जिसका पहले से ही 10 साल का बच्चा था और उसका नाम छोटू है। चीनू, चीनू, आए मम्मी। क्या रोज रोज का ड्रामा लगा रखा है ये तुमने?
घंटों तक करते क्या रहते हो तुम बाथरूम में? अरे क्या हो गया, क्यों इतना चिल्ला रही हो तुम? आज चीनू फिर 1 घंटे से बाथरूम में घुस के बैठा हुआ है। हाँ तो तुमने मारा होगा उसे, इस डर से वो बाथरूम में घुस गया। हाँ, हम तो माँ है ही नहीं, हम तो जल्लाद है। अरे इतनी तरफदारी मत कीजिए उसकी, पानी सर के ऊपर से जा रहा है। चिनू, आप 1 घंटे से बाथरूम में थे, क्या कर रहे थे? हमारे पेट में दर्द था। फिर झूठ बोल रहा है ये। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। अरे बेटा, तो आपके पेट में दर्द था तो आपको मम्मी को बताना चाहिए था ना। बोला तो था, लेकिन ये फोन पे बात कर रहे थे। फिर उन्होंने गुस्से से कहा हमारा दिमाग मत खा, जाकर अपने पापा को बोल। दिख रहा है मुझे तुम कितनी अच्छी माँ हो। तो तुम कौन से अच्छे बाप हो? तुम्हारी वजह से तो बिगड़ रहा है ये। हमारी वजह से बिगड़ रहा है? हमारी वजह से बिगड़ रहा है और अपने आप को माँ कहती हो तुम? किस्मत खराब है हम दोनों की जो तुमको झेलना पड़ रहा है। चलो सुनो, आइंदा इस पर हाथ मत उठाना तुम। इसे इतना सर पे चढ़ा के अच्छा नहीं कर रहे हो तुम, पछताओगे एक दिन। सर अगर वो लड़की 10 साल के छोटू की सौतेली माँ है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपने पति के धोखे का शिकार हुई हो? शायद इसलिए उसका पति उसकी पहचान के लिए सामने नहीं आया। मिश्रा, होने को तो कुछ भी हो सकता है उसके पति ने उस लड़की के साथ साथ उसके घर वालों को भी धोखे में रखा हो, या फिर उस लड़की का कोई करीबी हो ही ना। चांसेस इस बात के भी है कि उस रात उस लड़की के साथ साथ उसके किसी करीबी को भी मारने की कोशिश की गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लड़का छोटू उस रात इसके साथ ही था और इस लड़की को घायल करके छोटू को अगवा कर लिया गया। ये लड़की हमें 2 अगस्त को मिली थी। मिश्रा, पता करो 2 अगस्त के आसपास किसी 10 साल के बच्चे की लाश मिली है या कहीं कोई मिसिंग बच्चा बरामद हुआ हो जिसकी उम्र 10 साल के आसपास की हो। इससे हमें छोटू की कोई लीड मिल सकती है। सर हालांकि उस लड़की ने ज्यादा कुछ बोला नहीं, लेकिन जो कुछ भी बोला उसके बोलने के लहजे को नोटिस किया सर आपने? मतलब 1 मिनट सर, ये सुनिए। छोटू। कौन है छोटू? आपका भाई है? बेटा भाई। सर उसने छोटू को छुटुआ और हे को हाई प्रोनाउंस किया। सर ऐसी बोली यूपी में बोली जाती है, क्योंकि मेरा एक दोस्त है यूपी का, कन्नौज का, उसका बोलने का लहजा भी सेम ऐसा ही है। सर हो सकता है कि ये लड़की कन्नौज के किसी एरिया की हो। हेलो। हेलो कांचा दीदी, कैसे हो आप? आकांक्षा, सॉरी इट्स रॉन्ग नंबर। हेलो। हेलो कांचा दीदी, आपने फोन क्यों काट दिया? यहाँ कोई आकांक्षा नहीं रहती, आपने गलत नंबर डायल किया है। हमने तो 87676044 पे फोन लगाया है। हाँ ये नंबर हमारा है, यहाँ कोई आकांक्षा नहीं रहती है। आपका नाम क्या है दीदी? बताइए, क्या है आपका नाम? पारुल। देखो बेटा, यहाँ कोई आकांक्षा दीदी नहीं रहती है। लेकिन आपकी आवाज तो बिल्कुल आकांक्षा दीदी जैसी है। बट हम आकांक्षा नहीं है। तो क्या हुआ? लेकिन आप दीदी तो हो, क्या आप हमारी दीदी बनोगी? हम पक्का आपको आपके छोटू से मिलवाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको याद करना पड़ेगा कि आप छोटू के साथ कहाँ रहती थी। आपका घर तो कन्नौज में है ना? कन्नौज। कन्नौज में कहाँ रहती थी आप? कन्नौज। 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 आरती की पहचान पता करने के लिए पुलिस बारीक से बारीक सूचना को एक बड़े स्तर पर इन्वेस्टिगेट कर रही थी, लेकिन आरती वाकई किसी 10 वर्षीय छोटू की सौतेली मां होगी, इस रहस्य का कोई भी सिरा जुड़ता नजर नहीं आ रहा था। लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि उसका कन्नौज से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर होगा। सर कन्नौज टेरिटरी में 3 तहसील हैं, छिबरामऊ, तिवागंज और मैन कन्नौज, और इन तीनों तहसील में कुल मिलाकर 257 गांव और कस्बे हैं और 9 थाना क्षेत्र हैं। सर मैंने सभी थानों में उस लड़की का फोटो सर्कुलेट करवा दिया था, लेकिन वहां पर उस लड़की से जुड़ी कोई भी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई है। लेकिन सर इस बात के भी पूरे चांसेस है कि शायद किसी ने जानबूझ के उस लड़की की मिसिंग कंप्लेंट फाइल नहीं करवाई हो।
एक कोशिश और करके देखते हैं। उस लड़की के सामने इन 257 गांव और कस्बों का नाम लेकर एक बार फिर से पूछताछ करते हैं। हो सकता है उसे अपने गांव का नाम याद आ जाए। राइट सर। आप यही सोच रही है ना कि आप घर कब जाएंगी, घर वालों से कब मिलेंगी, है ना? देखिए, आपके इंतजार का समय अब खत्म हो गया। हम एक ऐसी जादू की झड़ी घुमाएंगे कि आपको सब याद आ जाएगा। लेकिन आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी, आपको याद करने की कोशिश करनी पड़ेगी। अकबरपुर में तुम्हारा घर है, मुस्तफाबाद, असह, बारामुंह, बंगेर, बारका गांव। पुलिस की यह कोशिश अंधेरे में तीर चलाने से कम नहीं थी, पर क्या यह कोशिश वाकई रंग लाने वाली थी? किशनगंज, गुरसाईगंज। गुरसाईगंज तुम्हारा गांव है, वही तुम्हारा घर है? गुरसाईगंज। सर, गुरुसाईगंज को वहां के लोकल लोग गुरुसाईगंज प्रोनाउंस करते हैं। अगर उसने इस नाम को रिकॉग्नाइज किया है तो हो सकता है वो लड़की गुरुसाईगंज गांव की हो। नहीं सर, वो गांव नहीं है। गुरुसाईगंज कन्नौज का एक बड़ा कस्बा है जो गुरुसाईगंज थाना क्षेत्र में आता है। अरविंद, गुरुसाईगंज चलने की तैयारी करो। ओके सर। सर, आपका फोन आने के बाद से ही हमने सब कुछ अच्छे से चेक किया है। सर, इस लड़की की ना तो कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई है और ना ही इसके बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन मिली है। लेकिन पांडे जी, अब जरा कोशिश लग के करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें पक्का यकीन है कि ये लड़की यहाँ गुरुसाईगंज की रहने वाली है। अगर इसकी कंडीशन थोड़ी अच्छी होती तो हम इसको अपने साथ ले आते और इसका घर ढूंढने की कोशिश करते। पर सर, आपको हमसे जो भी हेल्प चाहिए हम आपकी हेल्प करेंगे। पांडे जी, यहाँ तो इस लड़की के माँ बाप यहाँ के रहने वाले हैं, या हो सकता है इसका पति यहाँ का है। सर, ये शादीशुदा है? जी, और इसने एक बच्चे का नाम भी लिया है, छोटू। शायद ये उसकी सौतेली माँ है, क्योंकि छोटू की उम्र इसने 10 साल की बताई है। अब जाहिर सी बात है, इसके पति की उम्र इससे 15-20 साल ज्यादा तो होगी। और अगर इसके माँ बाप यहाँ के हैं तो इसने यहाँ के किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ाई तो की होगी। ठीक है सर, हम दोनों ही पॉसिबिलिटीज पर काम करेंगे। शायद आप लोगों की तलाश यहाँ गुरुसाईगंज में खत्म हो जाए। आरती सिंह। गुड जॉब पांडे जी। तो आखिर आपने पता लगा ही लिया कि उस लड़की का नाम आरती सिंह है। आरती, आरती नाम है आपका? ओम प्रकाश सिंह और ज्योति सिंह की बेटी आरती गुरसाईगंज गंधर्व महाविद्यालय की बीए की सेकेंड ईयर स्टूडेंट। याद आ रहा है? आरती, आरती बेटा उठ, कॉलेज नहीं जाना क्या? क्या है माँ, 10 मिनट और सोने दो ना। उठ जा आरती, पापा पार्क से आने वाले हैं। आके देखा ना तो अब तक सो रही है, तो पूरा घर सर पर उठा लेंगे। ज्योति, तुम्हारी पूजा अभी तक खत्म नहीं हुई? चलो चाय बना के लाओ। हाँ, आरती हमारी ही बेटी है, लेकिन अब वो हमारे साथ नहीं रहती। क्यों? और आरती कब से आपके साथ नहीं रह रही? लेकिन आप उसके बारे में इतना क्यों पूछ रहे हैं? पहले आप ये बताइए कि आपकी बेटी पिछले 4 महीने से कॉलेज क्यों नहीं गई है? और आप जानते हैं कि इस वक्त वो कहाँ है? क्या हुआ? बताने में इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? सर,
वो बात दरअसल ये है कि आरती 4 महीना पहले भाग गई थी यहां से। भाग गई थी? किसके साथ? हमें कुछ नहीं पता सर। कुछ पता नहीं है या कुछ छुपा रहे हैं? और पिछले 4 महीने से आपकी बेटी गायब है, लेकिन आपने उसकी कोई भी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं करवाई। हम ऐसा कुछ भी करते तो हमारी खानदान की बदनामी होती। अपनी बदनामी की फिक्र है, बेटी की नहीं है। आपको पता भी है आपकी बेटी के साथ क्या हुआ है? बेटा, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। माफ कर दो बेटा। सर, पहले तो आरती के बाप ने आरती की मिसिंग कंप्लेंट फाइल नहीं की और अब उसके आगे रोकर अपनी किसी गलती की माफी मांग रहा है। सर, कुछ तो है जो वो हमसे छुपा रहा है। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि आरती के बाप ने उसकी शादी किसी ऐसे आदमी के साथ करवा दी हो जिसका ऑलरेडी 10 साल का बच्चा हो? आरती और उसके पेरेंट्स के बारे में और अच्छे से पता करो। और मिश्रा, जब इन दोनों का रोना धोना खत्म हो जाए, इन्हें पुलिस स्टेशन लेके आओ। सर। अरे हमारे पति तो रोज कहते हैं कि हमसे शादी करके पछता रहे हैं। हमारे बेटे को भी ऐसा बना दिया कि हमसे ही बगावत करता है। चीनू, हम बाद में कॉल करते हैं। कहाँ जा रहा है? बाथरूम नहीं जा रहे हैं। तू कहाँ जा रहा है? खेलने। हमसे पूछा तूने? नहीं। कहीं खेलने वेलने नहीं जाना है? चलो अपना होमवर्क खत्म करो पहले। किसको फोन लगा रहा है? हेलो पापा, मम्मी ने हमें फिर से मारा। सर, आप बेकार में शक कर रहे हैं। हम तो सिर्फ अपनी इज्जत की खातिर आरती के भागने के बाद रिपोर्ट नहीं करा है। लेकिन सर, अब हमें अपनी गलती का आभास हो रहा है। कहीं आपकी गलती ये तो नहीं थी कि आपने अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से करवाई जो ऑलरेडी शादीशुदा था? ये आप क्या कह रहे हैं सर? हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। तो फिर आरती ये क्यों बोल रही है कि उसका 10 साल का बेटा है? क्या? अब ज्यादा ड्रामा मत करो, नहीं तो मैं अपने तरीके से सच बुलवाऊंगा। सर, हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। वो भागने के बाद कहाँ गई ये भी हम नहीं जानते। करीब 4 महीने पहले हम सुबह आरती को जगाने के लिए उसके कमरे में गए। आरती, आरती के पापा, आरती के पापा, आरती के पापा। क्या हुआ? आरती घर में कहीं पे भी नहीं है। और ये देखिए सर, उसके गायब होने का रिपोर्ट इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि हम इस बात पे शर्मिंदा नहीं होना चाहते थे। वो सिर्फ खुद ही नहीं भागी थी, बल्कि घर से 2 लाख के गहने और 25,000 रुपये भी गायब थे। अब अपना किया छुपाने के लिए अपनी बेटी को चोर भी बोल रहे हैं? नहीं सर, हम तो ये सोच रहे थे कि एक दिन भूले भटके सही सलामत शायद वो घर वापस आ जाएगी, लेकिन हमने ये नहीं सोचा था कि उसके साथ इतना बुरा हो। आपने कहा कि आरती फोन इस्तेमाल करती थी, उसका नंबर दीजिए। आरती का मोबाइल नंबर पता चलते ही उसके कॉल रिकॉर्ड्स निकाले जाने लगे। आरती के माता पिता शक के घेरे में थे। उनकी आरती से जुड़ी हर जानकारी जुटाई जाने लगी। सर, इन लोगों ने आरती की शादी की होगी ऐसा तो हमें कुछ भी नहीं पता, लेकिन आरती का बाप एक नंबर का लालची और घमंडी इंसान है। आरती को मारता भी बहुत था। हम तुम्हें कॉलेज भेज रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं हम तुम्हें खुली छूट दे देंगे। आज इतनी लेट क्यों आई? बोल। आरती, क्या कर रही है तू? कुछ नहीं। बता ना। अरे बता। तू यहाँ पढ़ नहीं रही है, भजन कर रही है। क्या काजल, तुम भी हमारा मजाक उड़ा रही हो? मजाक तो अपना तुम खुद उड़वाती हो। 5.25 फीट की हाइट और ये 3 फीट की चोटी, ऊपर से माथे पे चंदन का टीका। खुद को बदलती क्यों नहीं? क्या करें, हमारी किस्मत ही कुछ ऐसी है। जो पापा कहते हैं
वही करना पड़ता है। कल आप हमसे मिलने आ रहे हैं ना? सोचेंगे। पर आपने तो कहा था कि आप भी हमसे मिलना चाहते हैं। अभी हम सच में बहुत बिजी हैं, हम आपसे बाद में बात करते हैं, प्लीज बाय। सर, आरती का जो नंबर उसके पेरेंट्स ने दिया था वो नंबर 4 महीने पहले गुरु साहेबगंज में बंद हुआ था। ये देखिए सर। लेकिन सर ये नंबर बंद होने से पहले आरती की किसी राकेश शर्मा से काफी बातें होती थी। राकेश शर्मा? हाँ सर, ये राकेश शर्मा। सर इसका नंबर अभी बंद है, लेकिन इसका ये नंबर लखनऊ के एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। लखनऊ? क्या बात है चीनू, पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हो? कोई पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान नहीं है इसका। इतना लाड करेंगी तो भविष्य खराब हो जाएगा। खुद को देखो जरा, जीना आराम कर रखा है तुमने। राकेश शर्मा? जी। हेलो विनीत, राकेश को पुलिस लेके गई है। सर हमें यहाँ क्यों लाया गया है? हमने किया क्या है? 2 अगस्त तिमारपुर दिल्ली, एक कंस्ट्रक्शन साइट पे तूने एक कांड किया था। मैं इस लड़की को पहचानता तक नहीं हूँ। तेरे नंबर से इस लड़की को लगातार फोन होते थे और तू कह रहा कि तुझे जानता भी नहीं है। नहीं सर, हमने कभी इस लड़की को फोन ही नहीं किया है। तेरा दूसरा नंबर बंद क्यों है? हमारा फोन चालू है, 44763289। आप लगा के देख लो ना। इस नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, उस नंबर की बात कर रहा हूँ जिससे तू आरती को कॉल किया करता था, 4453666891। अरे नहीं नहीं सर, ऐसा कोई नंबर हम इस्तेमाल ही नहीं करते हैं सर। ये नंबर तेरे नाम पर रजिस्टर्ड है। सर हमें जरूर कोई फंसा रहा है सर। कौन फंसाएगा तुझे? कौन दुश्मन है तेरा? हम खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं। और 2 अगस्त को तो हम अपने ऑफिस की मीटिंग के लिए कोलकाता गए हुए थे। मम्मी, पापा को पुलिस क्यों लेके गई? दीदी क्या हुआ, कुछ पता चला? दीदी वो जीजा जी, आप थोड़ा साइड में आइए ना। क्या? सर राकेश शर्मा का एक 10 साल का बेटा भी है, चीनू। ये उसका फोटो सर। कहीं ये चीनू ही तो छोटू नहीं है जिसके बारे में आरती बात कर रही है? हो सकता है राकेश ने आरती को शादी के सपने दिखाए हों और आरती इसी चीनू को छोटू समझ रही है। लेकिन सर ये चीनू राकेश और उसकी बीवी पूनम का बेटा है, और मैंने पता किया कि ये राकेश अपनी बीवी और चीनू के साथ ही रह रहा था। तो फिर आरती से उनका कनेक्शन मुझे नहीं लगता सर। अरविंद, राकेश का वो नंबर जिससे वो आरती को कॉल करता था और उसका दूसरा नंबर, उन दोनों नंबर्स के कॉल रिकॉर्ड्स चेक करो और राकेश से जुड़ी हर एक इन्फॉर्मेशन निकलवाओ। राकेश की बीवी और उसके बेटे चीनू से बात करते हैं और वहां दिल्ली में मिश्रा से कहो कि आरती से राकेश और उसके बेटे के बारे में बात करें। ओके सर। क्या ये वही आदमी है जो तुम्हें दिल्ली लेकर गया था? क्या इसी ने तुम्हें मारने की कोशिश की थी? पहचानने की कोशिश करो। इसका नाम राकेश है। अच्छा, और इस बच्चे को जानती हो? यही छोटू है ना? आरती ने जिस 10 वर्षीय छोटू को अपना बेटा बोला था, उसके चीनू होने का कोई प्रमाण नहीं था, और राकेश से जुड़ी जानकारियां इस केस को और उलझाने वाली थी। इस एड्रेस को कंफर्म करो। सर, राकेश 1 से 5 अगस्त के बीच अपने ऑफिस के काम से कोलकाता में ही था। मैंने उसकी एलिबाई भी चेक की। लेकिन राकेश के फोन से आरती को फोन तो होते थे। सर राकेश ने जो नंबर हमें दिया था वो 1 से 5 अगस्त के बीच कोलकाता में ही एक्टिव था। ये देखिए सर। और राकेश का जो नंबर हमें आरती के कॉल रिकॉर्ड में मिला वो 1 और 2 अगस्त को बंद था। अगर राकेश कोलकाता में था तो हो सकता है उसने किसी और से आरती को मरवाने की कोशिश की हो। सर राकेश के जो दोनों नंबर्स हमारे सामने आए, मैंने पता किया उन दोनों नंबर्स का लोकेशन पैटर्न सिमिलर नहीं है। मतलब कई बार उन दोनों नंबर की लोकेशन एक ही टाइम पर अलग अलग जगह की थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस नंबर से आरती को कॉल होते थे वो नंबर कोई और इस्तेमाल कर रहा था। पॉसिबल है सर। और एक बात सर, राकेश के नाम रजिस्टर्ड जिस नंबर से आरती को कॉल होते थे वो नंबर राकेश के अरेस्ट होने से पहले तक भी एक्टिव था, और उस नंबर से इन 2 लड़कियों को लगातार कॉल होते थे, स्वीटी और पारुल। इन दोनों के नंबर्स लखनऊ के अलग अलग एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। सर स्वीटी का फोन फिलहाल अभी बंद है, लेकिन ये पारुल का नंबर अभी भी एक्टिव है। सर ना हम आरती को जानते हैं, न स्वीटी को, न पारुल को। सर हमने कुछ नहीं किया, हमें फंसाया जा रहा है सर। लेकिन ऐसा कौन हो सकता है जो तुझे फंसाएगा? और जो नंबर तेरे नाम पर रजिस्टर्ड है वो कोई और कैसे यूज कर सकता है? वही तो हमें खुद समझ में नहीं आ रहा है।
अरविंद, फिलहाल इस राकेश को जाने दो, लेकिन इसकी हर एक्टिविटी में नजर रखना। अगर ये झूठ बोल रहा है तो सामने आ जाएगा। और इसके दोनों नंबर्स जिन जिन लोकेशंस पर एक्टिव रहते थे उन सभी लोकेशंस को ट्रैक डाउन करो। ओके सर। स्वीटी यहीं रहती है? हाँ सर, पारुल मेरी बेटी है, लेकिन बात क्या है? हमें पारुल से मिलना है। कहाँ है वो? सर स्वीटी 3 दिन से गायब है। वो घर से गहने और पैसे लेके किसी लड़के के साथ भाग गई है। और 1 मिनट सर, चिट्ठी छोड़ गई है। हाँ सर, हमें उस नंबर से कॉल तो आते थे, बट कोई राकेश शर्मा नहीं, सोनू नाम का बच्चा हमसे बात करता था। सोनू? हाँ सर, एक बार उसने हमें गलती से फोन किया था। हमने कहा कि रॉन्ग नंबर है, बट फिर उसके बाद वो मुझसे जिद करने लग गया कि आप प्लीज मेरी दीदी बन के मुझसे बात करिए। तो मुझे भी लगा छोटा बच्चा है, ठीक है तो मैं बात कर लेती हूँ। तो मैंने सिर्फ 4-5 बार उससे बात करी, बट उसके बाद फिर वो मुझसे मिलने के लिए जिद करने लग गया। तब मुझे कुछ गड़बड़ लगी, उसके फोन कॉल्स भी बढ़ गए, तो फिर मैंने उसको फिर ब्लॉक कर दिया। सर, राकेश के नाम रजिस्टर्ड जिस नंबर से आरती को कॉल हो रहे थे, मैंने उस नंबर की लोकेशन ट्रैक डाउन की। सर, वो नंबर ज्यादातर लखनऊ के इंदु नगर में एक्टिव रहा है, जहाँ पे राकेश के बेटे चीनू का स्कूल है। और इसकी वजह से। हाँ बोलो। ठीक है, तुम उनका पीछा करो और देखो कहाँ जा रहे हैं। सर, अभी अभी राकेश अपने बेटे चीनू के साथ घर से कहीं निकला है। हमारी टीम उनका पीछा कर रही है। अरविंद, हो सकता है राकेश ही अपने बेटे से फोन करवा के उन लड़कियों को फंसवाता हो। चीनू ने अपना नाम सोनू बता के पारुल से बात की और आरती के लिए वो छोटू बना। हो सकता है चीनू ही छोटू है। पारुल ने बताया था कि वो बच्चा उससे मिलना चाहता था, लेकिन पारुल ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया था। हो सकता है आरती उसकी बातों में आ गई हो और वो मिलने चली गई हो और उसके साथ वो सब कुछ हो गया। सर, स्वीटी भी 3 दिन से गायब है। मतलब वो चीनू का कहने पर ही उससे मिलने गई होगी। और वो 3 दिन पहले अपने घर से गहने और पैसे लेकर गई थी। और 4 महीने पहले आरती भी अपने घर से गहने और पैसे लेकर भागी थी। सर, आखिर इस बच्चे ने ऐसा क्या कहा होगा जो ये दोनों लड़कियां अपने घर से इतना सारा पैसा और गहने लेकर भागी? अब ये तो राकेश ही बताएगा। पापा की कोई गलती नहीं है, ये सब तो पीयूष अंकल ने किया है। पीयूष अंकल कौन? वो एक मोबाइल शॉप पे काम करते हैं। साहब, पीयूष हमारे यहाँ सेल्स बॉय था। 4 दिन पहले छुट्टी लेके अपने गांव गया। बोला उसकी माँ बीमार थी। कौन सा गाँव है उसका? मैंने एक दिन पापा से मोबाइल मांगा था, लेकिन उन्होंने नहीं दिया, तो मैंने पापा के पर्स से पैसे चोरी किए और पीयूष भाई की दुकान पे आके मोबाइल लिया। भैया, मुझे 3000 में कोई अच्छा एंड्रॉइड मोबाइल चाहिए। बेटा, 3000 रुपए में एंड्रॉइड फोन नहीं आता है। अब तुमको एक पुराना फोन दे सकता हूँ मैं, लेना है? चलेगा तो। लेकिन फोन के साथ साथ सिम कार्ड भी लेना पड़ता है, वो कैसे लोगे? उसके लिए मैं मेरे पापा का आधार कार्ड लाया हूँ। उन्होंने हमें सिम और मोबाइल दिया और कहा अगर हम उनके लिए इन लड़कियों से बात करेंगे तो वो हमारे पापा को नहीं कहेंगे। तो वो हमें नंबर देते गए और हम उनसे बात करते गए। आरती दीदी, क्या आप हमारी दीदी बनोगी?
हमारी कोई दीदी नहीं है। भाई तो कोई हमारा भी नहीं है छोटू, लेकिन आप हमें दीदी क्यों बनाना चाहते हैं? इसलिए क्योंकि आप बहुत अच्छी बातें करते हैं। तो आरती तुम्हें छोटू समझकर तुमसे बात करती थी और वो तुम्हें अपना छोटा भाई भी समझती थी। और पीयूष भैया हमारे बड़े भैया बन के उनसे बात करते थे। क्या बात करते थे? पता नहीं, लेकिन इतना पता है वो रात को मोबाइल लेके जाते थे और सुबह लौटा देते थे। तो ये पीयूष स्वीटी और पारुल से भी बात करता था? नहीं, वो पारुल दीदी से बात नहीं करते थे, इसलिए क्योंकि पारुल दीदी को मेरा फोन करना अच्छा नहीं लगता था। लेकिन वो स्वीटी दीदी से बात करते थे। और जब आप पापा को लेके गए तो वो सब मैंने पीयूष भैया को बताया। क्या? तू ऐसा कर, तू वो फोन फेंक दे और बेटा किसी को कुछ बोलना मत, ठीक है? हाँ। लेकिन ये सब तो मैंने पापा को बताया था। सर, हमने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये सब कुछ चीनू की गलती से हुआ था। हमें डर था कि आप लोग चीनू को परेशान करेंगे। पुलिस अब पीयूष के गांव को लोकेट कर चुकी थी जहां से उसके घर का पता चला, लेकिन वहां भी उनके हाथ असफलता ही लगी। और इसके बाद उन्होंने तुरंत अपना खबरी नेटवर्क अलर्ट किया और पीयूष के एक ठिकाने का पता चला। तुम बहुत अच्छे हो छोटू, तुमसे बातें करके हमें अच्छा लगता है। ऐसे लगता है हमारा भी कोई है जिससे हम अपनी सारी बातें कर सकते हैं। दीदी, क्या आप मेरे भैया से बात करोगी? भैया से? मैंने उनको आपके बारे में सब कुछ बता दिया है। साहब एक बार हम गलत नंबर पे रिचार्ज कर दिए थे साहब, और जब हमने उसका डीपी देखा तो साहब उसमें आरती की फोटो थी। साहब पारुल और स्वीटी का नंबर हमको इसलिए मिल गया था क्योंकि साहब वो हमारी दुकान पे रिचार्ज कराने आती थी साहब। सब चीनों की मदद से हम आरती से बात करने लगे, लेकिन सिर्फ एक ही मकसद से करते थे साहब। सब आरती की जिंदगी में बहुत दुख था साहब, तो हम उसको झूठा हमदर्दी देते रहते थे और वो हमको अपना दिल दे बैठी। हमारे पापा को हमारी कुछ नहीं पड़ी है और माँ की वो सुनते नहीं है। अगर यहाँ और रहेंगे तो मर जाएंगे। अरे मरने वरने की बातें मत करो यार, और तुमको चोटी काटना है ना तो काट दो, और जैसा बनना है वही से बन के रहो। लेकिन ऐसा करने से पापा हमें जान से मार देंगे। देखो अगर ऐसा है ना तो अपने घर वालों को छोड़ के हमारे पास आ जाओ, ठीक है? और जैसा बनना चाहती हो वैसे ही बन के आओ। हम है ना, हम रखेंगे तुमको खुश। साहब वो हमारी बातों में ऐसे आई कि अपने घर का सारा कैश सारा गहना सीधा हमारे पास लेके आ गई। लेकिन चीनू को तो आरती अपना भाई मानती थी, फिर उसे अपना बेटा क्यों बोल रही? अब हमने बोला था उसको, हमने कहा था कि चीनू भले ही हमारा छोटा भाई है, लेकिन माँ बाप के जाने के बाद वो हमारे बेटे जैसा है और उसको बेटे की तरह ही पालेंगे। सब ये सब सपना दिखाया हम उसको, और वो नहीं जानती थी साहब कि हमारे मन में क्या था। साहब हमने उसके साथ वहां पे 3 दिन गुजारे और फिर हम उसको वापस घर जाने के लिए बोलने लगे। साहब वो ऐसे हमारे गले पड़ गई कि हम उसको और नहीं घुमा पाए साहब। हमने उसकी तसल्ली के लिए उसके साथ मंदिर में जाके शादी भी की, लेकिन हम उसके साथ फंसना नहीं चाहते थे साहब। तो कुछ दिन हमने उसको सुल्तानपुर के घर में रखा, फिर एक दिन बोला कि हमको दिल्ली में नौकरी मिला है, वहीं चल के रहेंगे, और दिल्ली में हम उसको तिमारपुर ले आए। हमें लगा वो मर गई होगी।
पीयूष ने अपना अपराध छिपाने के लिए आरती को मारने की कोशिश तो की, लेकिन अपराधी चाहे जितना भी चालाक हो, उसका किया एक ना एक दिन सामने जरूर आता है। लेकिन आरती के साथ जो कुछ भी हुआ, उसके दोषी उसके माता पिता भी हैं, जिनकी गैर जिम्मेदाराना परवरिश की वजह से ही आरती ने पीयूष पे भरोसा करने की भूल की। आरती को अब हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई है और उसके इलाज का खर्चा हॉस्पिटल ने खुद उठाने का निर्णय लिया है, जो बेहद ही सराहनीय है। लेकिन आरती का पहले जैसा नॉर्मल हो पाना अब भी चुनौतीपूर्ण है। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें